गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल की कुछ विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल में अपन पढ़ते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा, या अपन कहते हैं संभववाद की विचारधारा, या अपन बात करते हैं नव निश्चयवाद की विचारधारा। इन सभी विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा। ये विचारधारा क्या कहती है, इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन है, और इस विचारधारा की वर्तमान क्या स्थिति है, या इसकी आलोचना करने वाले कौन कौन है, या इनकी आलोचना किस प्रकार से संभववाद या अपन कह सकते हैं नियतिवाद की आलोचना की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं नियतिवाद, या अपन इसको कह सकते हैं निश्चयवाद। नियतिवाद के हो चाहे निश्चयवाद के हो, चाहे इसको अपन कह सकते हैं पर्यावरणवाद यानी पर्यावरण का प्रभुत्ववाद। फिर इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। फिर एक और नाम है वातावरण निश्चयवाद। पर्यावरण यानी वातावरण, वातावरण यानी पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण में घटित हो रहा है वही वातावरण में घटित हो रहा है। तो इसके अन्य नाम है, यानी इसको 4-5 नाम से अपन पुकारते हैं कि नियतिवाद के हो चाहे निश्चयवाद के हो, चाहे पर्यावरणवाद के हो, चाहे वातावरण निश्चयवाद के हो, चाहे पर्यावरण निश्चयवाद के हो। तो अपन इस विचारधारा की अगर सामान्य रूप से अगर बात करें कि इस विचारधारा में क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सामान्य अर्थ में यानी नॉर्मली भी अपन क्या कह सकते हैं कि नियतिवाद जो कि विचारधारा है, ये यह कहती है कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो मुख्य रूप से सक्रिय कारक माना जाता है, और जो मानव है उसको निष्क्रिय कारक माना जाता है। कि प्रकृति द्वारा जो भी काम किया जाता है, या प्रकृति जो है वो सर्वोपरि है, और मानव है जो एक गौण कारक के रूप में माना जाता है। प्रकृति के द्वारा ही हमें सुविधा प्रदान की जाती है, प्राकृतिक संसाधन वगैरह है, और मानव तो उसमें एक केवल निष्क्रिय कारक के रूप में है। इसलिए अपन कह सकते हैं ये जो विचारधारा है, जो भौतिक भूगोल या प्रकृति को या पर्यावरण को सर्वाधिक सर्वोपरि या सक्रिय कारक के रूप में मानती है। तो इस विचारधारा में अपन आगे बात करते हैं कि इस विचारधारा में मनुष्य प्रकृति का एक दास है। ये जो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य उसका एक दास है। जो प्रकृति कहेगी वो मनुष्य करेगा, और मनुष्य उससे अलावा कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के अंदर बंधा हुआ है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं, ये कहता है विचारधारा कि मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, यानी पर्यावरण में जो कुछ घटनाएं होती है वो पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। पर्यावरण ही सर्वोपरि विचारधारा है, पर्यावरण ही सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, तथा मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतया नियंत्रित करता है। जो ये पर्यावरण है या जो वातावरण है, ये मानवीय जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, इन सब को नियंत्रित करने वाला कौन है, ये सब मानते हैं कि पर्यावरण इन सब को नियंत्रित करता है, प्रकृति इनको नियंत्रित करती है। फिर अगली वाली बात, वातावरण निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ये जर्मनी यानी जो भौतिक भूगोल पे कौन जोर देते थे, जर्मनी की जो विचारधारा के समर्थक थे वो भौतिक भूगोल पे जोर देते थे। और जो भौतिक भूगोल को ही अपन क्या कह सकते हैं, वातावरण निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को मुख्य रूप से मानते हैं। फिर अपन बात करते हैं अगली, इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण के तत्व ही मानव क्रियाओं और उसके जीवन निर्वाह के साधनों तथा समाज और संस्कृति के प्रतिरूपों को निश्चित करते हैं। अब ये जो भौतिक भूगोल की जो संरचना है, या जो भौतिक भूगोल है, या जो भौतिक पर्यावरण है, अपन कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण, ये जो भौतिक पर्यावरण है यही मानव के सभी साधन, जैसे मानव के रहने के साधन है, या मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव के जीवन निर्वाह के जो साधन है, या मानव के सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, या मानव की जो संस्कृति है, उन सभी को नियंत्रित कौन करता है, ये बोलते हैं विचारधारा वाले, नियति वाले, कि पर्यावरण इनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर अपन बात करते हैं कि यह विचारधारा भूगोल में द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका क्या था, प्रचलन थोड़ा अधिक था। द्वितीय विश्व युद्ध तक इस विचारधारा का प्रचलन अधिक था। जैसे अपन बात करते हैं कि प्राचीन काल से ही कुछ विद्वान ये मानते थे कि मनुष्य पर उच्चावच यानी मनुष्य पर किन किन का अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के ऊपर
जैसे किन किन का प्रभाव रहा, जैसे जलवायु, जैसे उच्चावच, मृदा यानी मिट्टी या जलाशय या प्राकृतिक वनस्पति आदि भौतिक तत्वों का अध्ययन, और इन तत्वों से ही ये पर्यावरण भूगोल या पर्यावरण या वातावरण मानता था कि इन्हीं के कारण जो ये है भौतिक तत्व यही सर्वोपरि है और मनुष्य केवल एक दास के रूप में है। फिर अगली क्या बात कहते हैं कि भूगोलवेताओं को पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा, जो भूगोलवेता थे इनको पर्यावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है ग्रीक, रोमन और अरब भूगोलवेताओं से एक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। यानी इसका जो पहले भी अध्ययन कौन कौन से लोग, कौन कौन सी विचारधारा के लोग करते थे या कौन कौन से देशों के भूगोलवेता करते थे, एक तो रोमन यानी जो रूस के लोग थे या रोमन विचारधारा के जितने भी देश के वो भूगोलवेता, एक अरब यानी जितने भी अरब कंट्रीज हैं इस्लाम वो, और एक ग्रीक जितने भी यूरोपीय देश या यूनानी देश हैं उनके विचारधारा क्या करते थे, उनके लोग या उनकी विचारधारा के लोग हैं जो पर्यावरण या वातावरण निश्चयवाद या निश्चयवाद कह सकते हैं इसके ऊपर जोर देते थे, यानी इसको सर्वोपरि मानते थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल यानी आरंभ में क्या था कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा का बोलबाला रहा। यानी जो 18वीं है, 19वीं है या 20वीं शताब्दी कहते हैं, यहां तक इस पर्यावरणीय भूगोल या इस पर्यावरणीय विचारधारा या निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा का क्या बोलचाल था, यानी इसका जो प्रभाव है वो अधिक था। मानव का प्रभाव निष्क्रिय मानते थे और इस विचारधारा नियतिवाद का प्रभाव सर्वाधिक मानते थे। यानी मानव कुछ नहीं है, जो सब कुछ काम करती है वो प्रकृति करती है, मानव उसके अंदर रहकर अपने आप को समायोजित कर रहा है, ऐसा मानव को निष्क्रिय बताया गया है। फिर अपन बात करते हैं इसके कुछ समर्थक हैं, जैसे इस अवधि के प्रमुख विद्वान अपन मानते हैं। इस समय कौन कौन से प्रमुख विद्वान हुए थे नियतिवाद के समय, निश्चयवाद, यानी एक इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, एक थे हेक्कल, एक है बक्कल, एक है रेडजेल, एक है डिमोलिस और एक है आपके कुमारी सैम्पल। ये सभी जो विचारक थे ये इस विचारधारा को मुख्य रूप से जोर देते थे या इस विचारधारा को मुख्य रूप से सर्वोपरि मानते थे। जैसे मैंने नाम बताया वापस बता देता हूं, कांट, इमैनुअल कांट, वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर रेडजेल, फिर कार्ल रिटर, हेक्कल, बक्कल और डिमोलिस और कुमारी सैम्पल्स, ये सभी विद्वान थे जो भूगोलवेता थे जो नियतिवाद या निश्चयवाद को मुख्य रूप से सर्वोपरि मानते थे और मानव को एक दास के रूप में, मानव को गौण कारक के रूप में मानते थे। अब इस विचारधारा की आलोचना किस प्रकार हुई, जैसे अपन कुछ तथ्य या कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस विचारधारा की आलोचना किस प्रकार की, मानव ने किस प्रकार अपने आप को कहा कि हम पर्यावरण से मानव भी एक श्रेष्ठ प्राणी है और मानव भी एक सक्रिय कारक मान सकते हैं कि सब कुछ काम पर्यावरण ही नहीं करता, मानव भी कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसकी आलोचना में कहा गया है कि प्रकृति सब कुछ नहीं है बल्कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार नई तकनीकी, नए खोज, नए आविष्कार, नए अपन कह सकते हैं नए साधनों के द्वारा प्रकृति को अपने अनुकूल बनाया जा रहा है। मानव क्या कर रहा है, मानव कह रहा चाहिए अगर प्रकृति में अगर गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ रही है तो मैं गर्मी में नहीं रह सकता हूं, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रकृति के अंदर अपने आप को अनुकूलन करने के लिए अपने आप को सक्रिय प्राणी मानते हुए उन्होंने एसी या पंखे का आविष्कार कर लिया। अब वो गर्मी से बच सकता है। फिर अगर प्रकृति कह रही है नहीं आप गर्मी से बच जाओ तो मैं सर्दी में आप कैसे बचोगे, तो मानव ने सर्दी से बचने के लिए जैसे स्वेटर है, ऊन जैकेट है या अपन कंबल है, रजाई है, ये सब उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाए। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति की आलोचना की कि आप सक्रिय कारक नहीं हो, मानव भी एक सक्रिय कारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला उदाहरण देखो, अपन बात करते हैं जैसे जलवायु। प्रकृति ने क्या कहा कि जलवायु प्रमुख कारक है, ये कहती है कि जलवायु है जो मुख्य कारक है, ये विचारधारा कहती है, क्योंकि मानव ने रेगिस्तान में खाद बीज, रासायनिक दवाइयां,
उपयोग आदि से खेती करने लगा। अब ये जो विचारधारा कहती है कि जलवायु मुख्य कारक है, कि जलवायु के कारण मानव कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मानव ने जब कहा कि नहीं मानव खुद सक्रिय है, तो मानव ने रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान की जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, वहां भी रासायनिक खाद बीज या हाइब्रिड खाद बीज या रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से खेती करना शुरू कर दिया, यानी रेगिस्तान को भी हरा भरा बना दिया। तो इस प्रकार मानव भी एक सक्रिय कारक है और इसकी कि प्रकृति कुछ नहीं है, मानव भी सब कुछ कर सकता है। तो मानव ने भी अपना जो दम है उसके आधार पर ये अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, अपने आप को सक्रिय कारक के रूप में मानने के लिए उन्होंने भी रेगिस्तान के अंदर भी खेती करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि मानव खुद एक सक्रिय कारक है। अगला उदाहरण देखते हैं अपन इसके आगे। विश्व में एक समान प्रकृति, एक समान प्राकृतिक प्रदेशों में अथवा सम भौतिक दशाओं के क्षेत्रों में भी मानव ने समान रूप से अपने आप को विकसित नहीं किया। अब कहीं पर सर्दी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर समान क्षेत्र है, यानी समान भौगोलिक प्रदेश है, समान क्षेत्र है जहां तापमान गर्मी, उनके अनुसार ही मानव ने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। और मानव ने कुछ ऐसे नई नई खोजों से, नई नई तकनीकों से ऐसे यंत्र या ऐसी मशीनों का आविष्कार किया है जो प्रकृति में एक नई खोज के आधार पर मानव अपने आप को सक्रिय मानता है। फिर जैसे अपन बात करते हैं, एक भूगोलवेत्ता हुए थे H.K. स्पेट। अब उन्होंने H.K. स्पेट ने इस विचारधारा के बारे में क्या कहा कि मानव को श्रेष्ठ बताइए प्रकृति को, तो उन्होंने देखो उन्होंने क्या कहा कि H.K. स्पेट ने कहा कि पर्यावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्य है। पर्यावरण जो है ये आपने पर्यावरणवाद, ये नियतिवाद, ये अपना आप में एक अर्थहीन वाक्य है और बिना मानव के, यानी बिना मानव के पर्यावरण कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने ये कहा बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये जो प्रकृति सब कुछ है, अगर प्रकृति के अंदर मानव नहीं होगा तो प्रकृति का उपयोग, प्रकृति का संरक्षण कौन करेगा? जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली खनिज है, संसाधन है, उनका दोहन कौन करेगा? या जो अपन कह सकते हैं प्रकृति का संरक्षण करने के लिए मानव होना जरूरी है। मानव जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे वृक्षारोपण करता है, या मानव अन्य अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से खेती करना सीखता है, या वनो वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सब मानव अपने प्रकृति के बचाने के लिए काम कर रहा है। तो अगर मानव नहीं होगा प्राकृतिक वातावरण में, अगर प्रकृति में, तो क्या प्राकृतिक ये जो पर्यावरण विचारधारा ये इसका जो अस्तित्व है वो क्या महत्वपूर्ण रहता है इतना? लेकिन नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए मानव का होना भी प्रकृति में जितना पर्यावरण का होना संभव है उतना मानव का होना भी एक सक्रिय कारक के रूप में संभव है। इसका कुल मिला के इसका कहने का एक ही अर्थ है, यह विचारधारा जो निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरणवाद, यह विचारधारा यह कहती है कि पर्यावरण या प्रकृति को ही मुख्य मानते थे, सक्रिय तत्व मानते थे, और मानव को क्या गौण तत्व मानते थे। लेकिन मानव ने इसकी आलोचना की, इसका खंडन किया, और मानव ने कुछ ऐसे उदाहरण पेश किए कि उसके हिसाब से प्रकृति को भी, जो विद्वान थे, प्रकृतिवाद के समर्थक थे, उनके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा ये जो आपने कहा ये बात गलत है, इसमें मानव और प्रकृति दोनों का विशेष योगदान है। मानव भी एक सक्रिय कारक के रूप में भूमिका निभाता है। थैंक यू।